हेलो स्टूडेंट, आज 2 नवंबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, इसमें हमारा चैप्टर है राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। कल आपको बताया था राइट शेयर्स क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या हैं उनको इश्यू करने के, और आज है इसके एडवांटेज। ठीक है बेटा, एडवांटेज में देखो फर्स्ट क्या है कि द कंट्रोल ऑफ द कंपनी रिटेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। देखो कोई भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब ऑफर करती है कि जो हम न्यू शेयर इश्यू कर रहे हैं आप पहले उनको परचेज कर लो। ठीक है, उनको मतलब उनका राइट होता है कि पहला राइट इन्हीं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का है कि ये जो हम फर्दर इश्यू कर रहे हैं शेयर्स का उसको परचेज करने का फर्स्ट राइट हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का होता है। तो इसके पीछे एक फायदा ये भी है कंपनी को कि कंपनी का जो कंट्रोल है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हाथ में ही रहता है। मतलब कि कंट्रोल और ज़्यादा फर्दर पर्सन्स के हाथ में नहीं जाता। जितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पहले थे, जितना कंट्रोल उनके हाथ में पहला था उतना ही कंट्रोल आज भी होगा। तो इश्यू ऑफ राइट शेयर मेक्स पॉसिबल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स विदाउट डिस्टर्बिंग द एस्टेब्लिशमेंट इक्विलिब्रियम ऑफ शेयर होल्डिंग, बिकॉज राइट शेयर्स are offered to the person who on the date of rights issue are the holders of equity shares of the company proportionately to their equity shares on that date। तो क्या कहना है कि भाई अगर कोई कंपनी राइट शेयर्स को इश्यू करती है तो इससे ये चीज पॉसिबल हो जाती है कि जितना कंट्रोल, ठीक है, जितना कंट्रोल शेयर होल्डर का कंपनी के ऊपर था उतना ही अभी भी उतना ही रहे। क्यों? क्योंकि जो ये हमारे राइट शेयर्स होते हैं ये उन्हीं इक्विटी शेयर्स को दिए जाते हैं, इश्यू किए जाते हैं जो कि उस डेट को कंपनी के शेयर होल्डर्स थे। फिर सेकंड है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डू नॉट सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिल्यूशन। ठीक है, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनकी होल्डिंग्स में, उनके ऑनरशिप में कोई डिल्यूशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इफ फ्रेश शेयर्स आर ऑफर्ड टू देम बिकॉज वैल्यू ऑफ शेयर्स इज लाइकली टू फॉल विद फ्रेश इश्यू, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स विल बी कॉम्पनसेटेड बाय गेटिंग न्यू शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। दे आर लाइकली टू सफर ऑन अकाउंट ऑफ द डिड्यूशन इन द वैल्यू ऑफ देयर होल्डिंग्स इफ फ्रेश शेयर्स आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक। तो कहता है अगर जो नए वाले शेयर्स हैं अगर वो इनकी बजाय पब्लिक को इश्यू किए जाते, ठीक है, पब्लिक को इश्यू किए जाते तो इनकी जो कि पुराने शेयर्स की मार्केट प्राइस में एक कमी आ जाती, यानी कि इनके द्वारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जितने भी होल्डिंग्स हैं, जितने भी शेयर्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यू में थोड़ी सी कमी आ जाती। और जो फ्रेश इश्यू इनको अगर कंपनी इन्हीं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इश्यू करती है तो इनके प्राइस में कोई भी कमी नहीं आती है। मतलब उनकी जितनी भी वैल्यू पहले थी उतनी ही वैल्यू अभी भी रहेगी। द एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड इफ शेयर्स आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक आर अवॉइडेड। ठीक है, उसके बाद एक सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये भी है कि अगर यही राइट इश्यू यानी कि यही शेयर्स अगर जनरल पब्लिक को इश्यू किए जाते तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होती, जो एक्सपेंसेस होते वो भी कंपनी को बियर करने पड़ते। ठीक है, जैसे नोटिस, प्रोस्पेक्टस, ठीक है, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह का जो भी एक्सपेंसेस होते ये मतलब शेयर इश्यू एक्सपेंसेस इनको बियर करने पड़ते। और राइट इश्यू अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं तो ऐसे कोई एक्सपेंसेस नहीं बियर करने पड़ते। फिर है इमेज ऑफ कंपनी। Image of company is bettered when right issues are made from time to time and existing shareholders remain satisfied। जो existing shareholders हैं क्योंकि वो satisfy रहेंगे, क्योंकि जो fresh issue है वो इन्हीं existing shareholders को किए जा रहे हैं, इसलिए उनकी नज़र में जो कंपनी की इमेज है वो बहुत ही बेटर रहेगी। There is more certainty of getting capital when fresh issue of shares is made to the existing shareholder instead to the general public। ठीक है, ऐसा है कि अगर यही फ्रेश इश्यू अगर जनरल पब्लिक को किया था, ठीक है, तो इसकी कोई भी सर्टेनिटी नहीं थी कि भाई वो कोई कॉस्ट मेजर नहीं करते। ठीक है,
लेकिन जो ये हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी को अपना समझते हैं, इसलिए कोई भी कॉस्टिंग एरियर इन पे एरियर नहीं रहता। सर्टेनिटी हो जाती है कि हाँ भाई यहाँ से कैपिटल अमाउंट तो आ ही जाएगा। फिर डेटर्स कैन नॉट मिस यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इशूइंग न्यू शेयर्स टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स at lower prices, at the same time retaining more control in their hands when right shares are issued, because in right shares are offered proportionately to the existing shareholders according to their existing holdings। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर जो ये फ्रेश इश्यू है, अगर ये राइट शेयर्स के रूप में इश्यू नहीं किए जाते हैं, जनरल पब्लिक को नॉर्मल इश्यू किए जाते हैं, तो डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को, जो भी उनके नॉन पर्सनल रिलेटिव हैं, उनको लोअर प्राइसेस पे इन शेयर को इश्यू करके उस अपॉर्चुनिटी का जो है मिसयूज कर सकते थे। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ये शेयर दिए जा रहे हैं तो डायरेक्टर्स ऐसा कोई भी मिसयूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ राइट, क्योंकि अब देखो राइट शेयर्स जो होते हैं मार्केट प्राइस से बहुत कम प्राइस पे दिए जाते हैं, इसलिए इनकी वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको सिखाया जाएगा कि इनकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। तो देखो, यूजुअली अ कंपनी ऑफर्स राइट इश्यूज एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, सो दैट एग्जिस्टिंग या ओल्ड शेयर होल्डर्स में गेट द मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, वो क्या कहता है कि जो कोई भी कंपनी अपने राइट इश्यूज को, यानी कि अपने शेयर्स को अगर राइट इश्यू कर रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी कि जितना भी उस शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है उससे बहुत कम रेट पे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन शेयर्स को इश्यू करेगी, जिससे कि उस कंपनी के साथ जुड़े होने का जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो ओल्ड शेयर होल्डर्स को मिल सके और वो उस कंपनी के साथ लॉन्ग टाइम तक जुड़ सकें। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हु हैव बीन ऑफर्ड राइट शेयर्स एंड डू नॉट वांट टू परचेज दीज ऑफर्ड शेयर्स may renounce their right shares in favor of some other person within the specified time period as mentioned earlier। ठीक है, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर इन शेयर्स को खुद नहीं खरीदना चाहते हैं तो उनके पास एक राइट ये भी है कि वो अपने इस राइट को किसी दूसरे पर्सन के नाम पे रिनाउंस कर दें, ट्रांसफर कर दें और कंपनी को ये रिक्वेस्ट करें कि आप मेरा ये शेयर खरीदने का जो राइट है ये इस पर्सन को दे दें और वो पर्सन उन शेयर्स को खरीद सकता है। तो द राइट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। ठीक है, in such a case the existing shareholder can make a profit by selling his right to such other person, because generally the right shares are offered to the existing shareholder at a lower price than the market price of the shares। तो जो ये हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ये अपने राइट जो इसका राइट है, जो इसका अधिकार है, उस अधिकार को सेल कर सकता है, उसकी वैल्यूएशन करके उसको सेल कर सकता है उस दूसरे पर्सन को जो कि उन शेयर्स को खरीदना चाहता है। मतलब कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास ये राइट है कि वो अपने इस अधिकार को, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को सेल कर सके और उससे जो है उनको मॉनेटरी बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि सोचो कैसे कि जो ये पर्सन है हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, इसको तो मार्केट प्राइस से बहुत कम प्राइस पर वो शेयर खरीद लेगा और उन्हीं शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को जब बेचेगा तो मार्केट प्राइस पे बेचेगा, तो जो बीच का बेनिफिट है वो इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हो जाएगा। ठीक है, द राइट टू परचेज मोर शेयर्स इज वैल्यूएबल इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स इज मोर देन द इश्यू प्राइस। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इश्यू प्राइस, मार्केट प्राइस और राइट इश्यू के प्राइस में जितनी भी डिफरेंस होगा उसका फायदा किसको मिलेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो द प्राइस ऑफ राइट में देयरफॉर बी ईदर कम राइट प्राइस और एक्स राइट प्राइस। ठीक है, तो जो प्राइस हो रहा है उस राइट का, मतलब उस अधिकार का जो प्राइस है वो कम राइट प्राइस भी हो सकता है और एक्स राइट प्राइस भी हो सकता है। कम राइट प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें उस राइट की वैल्यू भी इंक्लूड होती है और उस शेयर की वैल्यू भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो कम राइट प्राइस गिव द परचेजर
gives the purchaser beside the ownership of the shares already held the right to apply for new shares offered by the company, whereas X right price gives the purchaser only the ownership of the existing shares held by the seller and not the right to apply for the digital shares offered by the company. ठीक है, तो कम राइट प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें कि परचेजर यानी कि जो पर्सन उन शेयर्स को परचेज कर रहा है उसके पास एक ऑप्शन ये होता है कि वो ऑनरशिप के अलावा उसके पास एक राइट ये भी हो जाएगा कि वो उनके अलावा कुछ नए शेयर्स भी कंपनी के पास से ऑफर ले सके। वेयरएज एक्स राइट प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें कि परचेजर को सिर्फ और सिर्फ ऑनरशिप ही मिलती है और एक्स्ट्रा फर्दर शेयर्स उसको अप्लाई करने के लिए उसके पास कोई भी राइट नहीं होता है। मेरी बात समझ गए कि कम राइट प्राइस में एक तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उस परचेजर को जो भी राइट सेल कर रहा है एक तो वो चीज आ जाएगी, ठीक है, मतलब कि उन शेयर्स की ओनरशिप मिल जाएगी। दूसरा उसके पास एक राइट ये भी हो जाता है कि वो कंपनी से और भी शेयर अप्लाई कर सके और भी शेयर्स खरीद सके, लेकिन एक्स राइट प्राइस में ऐसा कोई भी राइट इंक्लूड नहीं होता है। तो एक्स राइट प्राइस इज यूजुअली quoted either after the right shares have already been allotted by the company or the time to apply for right shares has expired। ठीक है, तो जो एक्स राइट प्राइस होती है वो यूजुअली जो राइट शेयर्स ऑलरेडी अलॉट किए जा चुके हैं कंपनी के द्वारा उस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसके लिए होते हैं, या फिर जब राइट शेयर्स को अप्लाई करने का जो टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है उसके बाद ये एक्स राइट प्राइस जो है ये इश्यू किए जाते हैं, क्योंकि इनमें फर्दर शेयर्स को इश्यू करने का राइट इंक्लूड नहीं होता है। तो देखो बेटा ये है कैलकुलेशन। तो सबसे पहले स्टेप है कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स विच एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड टू हैव इन ऑर्डर टू गेट फ्रेश शेयर्स। सबसे पहले हमको उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू, ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स उस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करने हैं उनकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद ऐड टू द अबव प्राइस पेड फॉर द फ्रेश शेयर्स, ठीक है, उसके बाद जो भी हमने एक मार्केट वैल्यू निकाली है इसको हमने फ्रेश शेयर्स की प्राइस में इसको इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे। फाइंड आउट द एवरेज प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड फ्रेश शेयर्स। उसके बाद हम एग्जिस्टिंग शेयर्स और फ्रेश शेयर्स के एवरेज प्राइस निकालेंगे। देन द एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द मार्केट प्राइस एंड द डिफरेंस देन एसर्टेन इज वैल्यू ऑफ राइट। तो देखो इसी चीज को हम फॉर्मूले में समझते हैं। देखो बेटा R इक्वल टू R का मतलब वैल्यू ऑफ वन राइट शेयर, उसके बाद M का मतलब कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, ये कम राइट है, ठीक है, माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस या इश्यू प्राइस फॉर अ न्यू शेयर। तो S का मतलब वो इश्यू प्राइस है जितने के लिए एक न्यू शेयर जो है प्राइस इश्यू किया जा रहा है। उसके बाद N का मतलब नंबर ऑफ ओल्ड शेयर रिक्वायर्ड टू परचेज वन राइट शेयर, ठीक है बेटा। इसके मैं कल आपको कल राइट शेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है।